आवाज आ रही है? व्हाट इज द चेरी टोमेटो? बताइए, कोई भी बताएगा, कोई भी बताएगा चेरी टोमेटो क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। वही वैरायटी होती है चेरी टोमेटो, जो सोलन रेड राउंड जो वैरायटी दी है चेरी टोमेटो की। ये छोटे साइज की होती है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं। तो बहुत सारे एक फ्रूट बंच में बहुत सारे फ्रूट लगे होते हैं। अंगूर से थोड़े बड़े साइज के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। जब टोमेटो पकता है तो रेड तो हो ही जाता है वो। तो जो छोटी साइज होती है, चेरी साइज का होता है, वो हम चेरी टोमेटो की वेराइटीज हैं। इसमें हम ये मोस्टली हम प्रोटेक्टेड कंडीशन में हम ग्रो करते हैं इनको, क्योंकि ये वाइनी इसका नेचर होता है, मतलब इनडिटर्मिनेट वैरायटी होती है ये। इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट वैरायटीज क्या होती हैं? कोई बताएगा यहाँ पे? What is the difference between the determinate and indeterminate tomato varieties? Yeah, any other crops determination, determinate, indeterminate? देखो, डिटर्मिनेट जो वैरायटीज होती हैं वो ओपन फील्ड में बुशी टाइप की वैरायटीज होती हैं, और इनडिटर्मिनेट वैरायटीज होती हैं एवरी वन इंटर नोड में उसकी फ्लावर बंच निकलती है, जो आपकी जैसे स्टेम, मैन स्टेम जो ग्रो कर रही है, ऊपर को बढ़ रही है, जो उसका इंटर नोड होता है, जो एक नोड दिखाई देगा जहाँ से लीफ निकलती है, जहाँ से एक ब्रांच निकलती है, वो हर एक ब्रांच से आपके वो जो फ्लावर बंच निकलती है, और जिसमें हमारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, और जो मेन स्टेम है वो बढ़ती जाती है। समझ रहे बात? इस टाइप की जो स्टैंडिंग पोजीशन में ग्रो करने वाली जो वेराइटीज होती हैं उनको हम इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, और जिसमें हमारी कंटिन्यू उसमें रेगुलर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। लेकिन दूसरी टाइप जो वेराइटी होती है जिनको हम इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, वो हम ओपन फील्ड में ग्रो करते हैं, ना कि हम पॉली हाउस में। क्यों नहीं करते हैं हम पॉली हाउस में? क्योंकि बुशी टाइप की होगी तो उसकी मेन ब्रांच तो मेन मेन जो स्टेम है वो बढ़ेगी नहीं। समझ? हाँ हाँ, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट स्ट्रक्चर मतलब ज्यादा जो हम बता रहे हैं ना कि स्टैंडिंग। हाँ, नहीं नहीं, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं बढ़ती है वो, मतलब उसकी उसके दो करेक्टर हैं मैन, की जो मैन ब्रांच होती है वो सीधी बढ़ती है डिटर्मिनेट में। इनडिटर्मिनेट में जो पॉली हाउस में हम ग्रो करते हैं, जो बेल टाइप की सीधी बढ़ती जाती है ऊपर को। और इनडिटर्मिनेट मतलब इनडिटर्मिनेट सीधी बढ़ती जाती है, और डिटर्मिनेट होती है वो बुशी टाइप की होती है, जिसमें साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं, जो हम ओपन फील्ड में करते हैं। लेकिन पॉली हाउस में हम इनडिटर्मिनेट करते हैं, जिसके हर एक इंटर नोड में फ्लावर बन जाती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है और प्लांट की यील्ड ज़्यादा होती है। समझ रहे? अगर हर एक इंटर नोड में अगर फ्लावर बंच आए और उसमें फ्रूटिंग हो तो ऑब्वियसली ये यील्ड तो बढ़ेगी ना। समझ रहे बात? और अगर हर एवरी इंटर नोड में फ्लावरिंग बंच नहीं आएगा तो ऑब्वियसली है यील्ड नहीं होगी। अगर फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी, तो यील्ड नहीं होगी ज़्यादा। वो हमारी ओपन फील्ड में जो हम बुशी टाइप की वैरायटीज होती हैं, जिनको हम इंडिटरमिनेट वैरायटीज बोलते हैं, वो हमारी उसमें ओपन फील्ड में ग्रो करते हैं हम मोस्टली। ठीक है? जो चेरी टोमेटोज वैरायटीज की बात हो रही थी, ये हमारे प्रोटेक्टेड कंडीशन में हम इसको ग्रो करते हैं। ठीक है? क्योंकि ये बेल जैसी होती हैं, जैसे जैसे खीरे की बेल होती है, कोकुम्बर की बेल होती है, जैसे लंबी सी बेल सी बढ़ती जाती है ये। ठीक है? इसकी हाइट आपकी कम से कम 15-20 फुट भी जा सकती है। समझ रहे बात? अगर आप हमारे अपने पॉली हाउस में यहाँ आके देखेंगे तो 12-15 फुट तक, 12 फुट तक तो हम भी तुम्हें हाइट यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे टमाटर पिछले सीजन में भी लगा हुआ था पॉली हाउस में, उसकी हाइट कम से कम 12 फुट से ऊपर थी। ठीक है? तो पहले भी थी, अभी अभी भी टोमेटो लगा हुआ है, अभी आप लोग देख सकते हैं उसको आके। अभी अभी फ्लावरिंग स्टेज में है वो, और उसकी हाइट कम से कम 3 फुट के आसपास है टोमेटो की। उसमें जो टोमेटो की वेराइटीज लगी हुई है वो हमारी इनडिटरमिनेट वैरायटी। अब आप लोग बता देंगे, कभी पूछा जाए कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में क्या डिफरेंस होता है? हेलो, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे वैरायटी से रिलेटेड, कोई भी चीज? क्या आप लोगों को पता है वैरायटीज, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज और हाइब्रिड वैरायटी में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन ओपी वैरायटीज? ओपी मतलब है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज, एंड सम अदर हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड मीन्स F1 वैरायटीज। आप लोग ब्रीडिंग क्रॉप पढ़ रहे हैं? एनी क्रॉप, एनी क्रॉप, एनी।
एनी क्रॉप। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज, हाइब्रिड वेराइटी? आप लोग ब्रीडिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं कोई? ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग में वैरायटी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा ही रहे होंगे टीचर आपके। हम्म। अच्छा, अभी तक क्लास में, इससे पहले ब्रीडिंग कोर्स नहीं पढ़ा कभी? ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का कोई कोर्स नहीं पढ़ा फर्स्ट ईयर? नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ये तो थर्ड है ना? अच्छा, तो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में बिल्कुल नहीं बताया था वैरायटी के बारे में क्या होती है? चलो चलो, ये तो अदर इशू हैं जिन पे बहुत लंबी बात हो जाएगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि मतलब उसे अलग से पढ़ा जा सकता है तो आप पढ़ लीजिए, इस पे डिपेंड मत रहिए कि क्लास नहीं लग रही है, टीचर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, है ना? वो अलग इशू है, क्योंकि आगे तो डिग्री आपको ही लेनी है ना। समझ रहे हैं? पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, सिलेबस से आपको सब चीज़ मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो वो क्लास लेंगे, उनसे आप डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है? तो वैराइटीज, ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज, और हम ये हाइब्रिड वैरायटी बता देते हैं क्या होती है। ठीक है? देखो, इनके क्या होता है, ओपन हाइब्रिड वैरायटी में क्या होता है, और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी में क्या होता है। ठीक है? हाइब्रिड वैरायटी में हमारे जो पेरेंट होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। पेरेंट मतलब समझते क्या होता है? पेरेंट मतलब होते हैं X1 X2, मतलब दो पेरेंट हैं, उन दोनों में हमने क्रॉस किया, तो पहली जनरेशन जो मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? F1। इतना तो जेनेटिक्स में पढ़ा होगा तुमने कि A1 A2 या X1 X2 का हम जब क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, वो हमारी F1 होती है। हेलो, रेडी? बंद करो, अपना म्यूट करो। समझ रहे हैं? तो पहले क्या होगा, F1 जो जनरेशन मिलेगी वो हमारी क्या होगी? F1 मतलब F1 जो वैरायटी होगी वो हमारे पेरेंट, हमें पता होगा कि किस पेरेंट से, नॉन पेरेंट हम जिनको बोलते हैं, नॉन पेरेंट मतलब जिनको हम जानते हैं। ठीक है? वो पेरेंट हम क्रॉस करेंगे और F1 सीड लेंगे, उस सीड को हम फील्ड में ग्रो करते हैं। ठीक है? वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पलम पिंक वैरायटी और पलम प्राइड वैरायटी का जब हम क्रॉस करेंगे तो फॉर एग्जांपल पलम और कोई वैरायटी निकलेगी। ठीक है? जैसे पलम टोमेटो F1 हाइब्रिड 1 जो निकला है, जो इसमें देखो तुम, इसी में वहीं पे देखोगे बैक स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज में नाम दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है पलम टोमेटो हाइब्रिड 1। तो हाइब्रिड 1 का मतलब क्या है कि हमारे जो पेरेंट हैं वो हमारे नोन हैं, और F1 जो सीड मिलता है उसे हम ग्रो करते हैं, जिनके हमें पेरेंट पता है। और हाइब्रिड जब हम ग्रो कर लेते हैं तो उसे हम सीड कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, दूसरे सीजन में हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। फिर से हमें जब सीड ग्रो करना होगा उस वैरायटी का या क्रॉप लेनी होगी, तो हमें वो पेरेंट का F1 सीड लेना होगा और उसे ग्रो करना पड़ेगा। समझ गए? इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कि जब हम क्रॉस करेंगे तो पेरेंट हमारे नोन होंगे, और जो सीड हम फील्ड में ग्रो करते हैं वो हमारा F1 जनरेशन का होगा। जब F1 जनरेशन का हम ग्रो करते हैं तो वो सीड हमारा F1 हाइब्रिड होता है, उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है? वो हम प्योर लाइन करके या जो भी मतलब जो भी उसकी ब्रीडिंग प्रोसेस होती है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेरेंट से ये जनरेशन मिलेगी, और क्रॉसिंग के बाद जो हमें F1 सीड कलेक्ट होगा वो हम ग्रो कर लेंगे। और ओपी वैरायटी में क्या होता है, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी को जब हम ग्रो करते हैं तो उसको हमें अदर ब्रीडिंग प्रोसेस से फॉलो करना पड़ता है, जैसे हमारा प्योर लाइन सिलेक्शन है, पेडिग्री मेथड है, और भी बहुत सारे ब्रीडिंग मेथड होते हैं, जिसमें हमारी 6 से 7 साल तक, 5 से 6, 6 7 साल हमारे उसकी प्योर लाइन बनाने में लगती है। आपने रिकरेंट सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन पढ़ा होगा तुमने, उसमें जो जनरेशन होती है वो F1 F2 F3 F4 F5 6 तक जाती है, वो 7 10 तक भी जाती है कुछ कुछ में तो। ठीक है? तो वो जो अब हमें सीड मिलता है तो लास्ट जब जनरेशन होती है उसमें लास्ट पढ़ते हैं उसमें कि सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर,
वो जो हम फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 7 ईयर का जनरेशन का सीड होता है। और जब हम उसे फील्ड में ग्रो करते हैं तो हमें उसके पेरेंट पता नहीं होते हैं। समझ रहे बात? और हमने सीड लिया और फील्ड में ग्रो कर दिया जिससे हमें यील्ड मिल जाती है। जो भी उसमें अच्छे कैरेक्टर्स जो होते हैं उसकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यस। Yes, yes. In this group, the Hindi or English both are student are available. So describe to both the language. Okay. Do you understand the pure different breeding methods of the tomato or some other breeding procedure? Hybrids. Any doubt for the hybrid and open pollinated varieties? No doubt. Okay. Thank you. Please go to the next slide. Hmm. This is a soil and climate of tomato. Yes, hybrid variety. Yes, yes, yes. Hybrid. Yes, yes, yes. Hybrid variety is a known parent. Only used for the seed of the growing of the field on the only F1 generation. This is a known parent and F1 seed can be used to the production purpose. Okay, this is a only first generation, only F1 generation. It is clear? It is clear, Vishnu? Okay, this is a hybrid. हाइब्रिड F1 सीड आप मार्केट्स में खरीदने भी जाते हैं तो वहां भी F1 हाइब्रिड लिखा होता है। F1 का मतलब क्या है? फर्स्ट जनरेशन है वो। ठीक है। और ओपन और दूसरी वेराइटीज होती है ओपन पोलिनेटेड वेराइटी। ओपन पोलिनेटेड वेराइटी इज ए parent is not a known. This is a 5 to 7 year generation of the seed. This is a use for the production and high yielding varieties can be selected from the some many other breeding methods like pedigree method, pure line methods. Breeding method is different breeding methods for the use for the uh, open pollinated varieties development. What is the recurrent selection of breeding method of recurrent selection? Recurrent selection में क्या होता है? Some varieties or some seeds are mixed to grown for the some one field. So selection on the basis of performance of the plant and separate of the seed. So grown to the next year go to the 5 to 7 to 8 year. So collect the pure line seed. Pure line seed can be used for the open pollinated variety. Okay, it is clear. Vishnu, some confusion? Any doubt? Okay, thank you. Next is a soil and climate. Soil and climate is a very important for the grow of the successfully tomato any area, any region of the India. Tomato can be grown on a wide range of soil from the sandy to heavy clay soil and however this is a well drained sandy or loamy uh, soil rich source of the organic matter presents to soil pH range from 6 to 7 are considered as the ideal pH for the successful growth of the tomato. Soil pH is important for the tomato cultivation and climate also importance to tomato is a grown for the warm season crops and best color development and quality obtained from the range of 21 to 24 degrees centigrade. It is a temperature range from range to depend on the color of development. Best floor color development only but color development is lichen developments. Lycopene means red color development. It is a more developments for the temperature of 21 to 24 degrees centigrade and temperature above the 32 degrees centigrade
adversely affect of the fruit set and development of the fruit. Fruit setting is not a successfully development of the more than 32 degrees centigrade. Okay, next. ओके दिस इज ए स्लाइड ऑफ रोल ऑफ द टोमेटो। ये यहाँ पे बहुत सारे टेम्परेचर दिए हुए हैं, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है जो आपके बहुत सारे एग्जाम में इसको इसमें से बहुत सारा चीज़ आता है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें फर्स्ट है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो आपके टोमेटो के लिए ज़रूरी है। 18 to 30 डिग्री टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन में होना चाहिए। सीड जर्मिनेशन कब होता है? जब हम प्लांट को नर्सरी में सीड नर्सरी में डालते हैं, नर्सरी रेजिंग करते हैं, उसमें सीड जर्मिनेशन के लिए हमारा 18 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स है सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर होल द सीजन ऑफ द प्लांट। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द optimum temperature is also known as average temperature all the season 20 to 24 degree centigrade. And like on production also, all I was tell you 21 to 24. And pollination is important. Pollination is at 21 degree centigrade for the more pollination, for more fruit setting। और अभी हमने बताया था कि above the 32 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले अगर ज़्यादा होता है तो फ्रूट डेवलपमेंट और फ्रूट सेटिंग में एडवर्सली इफेक्ट होता है। ठीक है, और अगर लाइकोपिन रिड्यूस अबव द 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा होता है तो आपका लाइकोपिन पिगमेंट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और फ्रूट्स का कलर रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाती है उसकी क्वालिटी, जो कि हमारे टेम्परेचर के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, नॉट डिज़ायरेबल। अगर टेम्परेचर पूरा होल देखा जाए हमारे प्रोटेक्टेड एज के टोमेटो के कल्टीवेशन के लिए, तो बिलो 16 डिग्री और अबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों की रेंज से अगर बाहर जाता है तो हमारा प्रोटेक्टेड ये हमारा टोमेटो कल्टीवेशन ऑटोमेटिकली एडवर्सली इफेक्ट होगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन इज अप्लाइंग टू 5 to till गिविंग द 4-5 प्लाइंग। टोमेटो के लिए जब हम प्लॉइंग करते हैं तो कम से कम नंबर ऑफ 4 and 5 प्लॉइंग करना चाहिए, डीप प्लॉइंग होना चाहिए उसमें से एक, और सफिशिएंट इंटरवल 2 प्लॉइंग में। सफिशिएंट इंटरवल आप 5-6 दिन का रख सकते हैं एक प्लॉइंग के बीच में, जिससे हमारे ऑक्सीजन सप्लाई और अच्छे से सोलराइजेशन हो सके, जिससे हमें जो भी हमारे इंसेक्ट और डिजीज़ का इन्फेक्शन अगर सॉइल में होता है तो वो क्लीन हो सके और डिजीज़ और इंसेक्ट फ्री हो जाता है। ठीक है, एंड सम लेबलिंग कर देना चाहिए आपको, फरो बना देना चाहिए, रिकमेंडेड जो भी आपकी स्पेसिंग है वो स्पेसिंग के हिसाब से जब हम लगाते हैं। इसमें स्पेसिंग हमने इसलिए नहीं दी हुई है कि यहाँ पे अलग अलग ओपन फील्ड में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो अलग स्पेसिंग होती है, और टोमेटो उसमें अगर आपको करनी है तो पॉली हाउस के अंदर करनी है तो अलग होना होती है। इसमें हम जब वेल डिकम्पोज्ड जब हम लैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो FIM 25 टन पर हेक्टर के हिसाब से हम यूज़ करते हैं और उसमें मिक्स कर देते हैं थोरोली। नेक्स्ट है प्रोपागेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट स्लाइड। यस, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नर्सरी का सिलेक्शन करते हैं जिसमें हमें सीडलिंग बनाना होता है। टोमेटो सीड आर ग्रोन नर्सरी बेड। अब अगर हम टोमेटो की नर्सरी बना रहे हैं तो हमें नर्सरी बेड बनाते हैं, उसमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। टोमेटो सीड आर सोन इन द नर्सरी बेड, रेज ऑफ द सीडलिंग, ट्रांसप्लांटिंग इन द फील्ड। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं नेक्स्ट फील्ड के अंदर। रेज्ड बेड की जो साइज है वो 3 मीटर लंबी रखते हैं और 0.6 मीटर आप चौड़ाई रख सकते हैं, और जो बेड की जो हाइट है वो 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि रेनी सीजन में हम या और भी कोई सीजन है जिसमें हम अगर पानी ज़्यादा देते हैं तो वो नीचे लीच कर जाता है और उससे हमारे प्लांट को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट रखते हैं हम बेड का। ठीक है, अगर आप लोग वेजिटेबल फार्म की विजिट करते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं कि नर्सरी बेड बनाया कैसे जाता है। ये 0.6 मीटर जो हम स्प्रेड रखते हैं, जो बेड की चौड़ाई रखते हैं, वो विड्थ जो होती है वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम
बीडिंग और क्लीनिंग और वाटरिंग आप इजीली कर सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड में। और अबाउट द 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस कीप बिटवीन द टू बेड्स। और ये हम 70 सेंटीमीटर की हम डिस्टेंस इसलिए रखते हैं ताकि हम उसमें पाथ होता है वो, और जिससे हम बीडिंग और वाटरिंग और अदर एक्टिविटीज़ हम प्रॉपरली विदाउट डैमेज टू नर्सरी सीडलिंग हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अवॉइड द मंथली ऑफ द सीडलिंग ड्यू टू द डंपिंग ऑफ डिजीज। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा डंपिंग ऑफ डिजीज़ का अटैक होता है, जो एक डिजीज़ होता है डंपिंग ऑफ। अब आप लोगों ने देखा होगा, हमने उसमें डाला हुआ है। उसमें देखेंगे आप, नर्सरी का जब देखेंगे पीपीटी, उसमें डला हुआ है। आप लोग डंपिंग ऑफ डिजीज़ आप देख सकते हैं, या फिर इसको जब कंट्रोल करना होता है तो हम बाविस्टीन का यूज करते हैं। बाविस्टीन एक फंजीसाइड होती है जो जो हमारे नर्सरी जब हम बनाते हैं और वो जर्मिनेट हो जाती है तो बाविस्टीन का हम यूज करते हैं 15 to 20 ग्राम पर 10 लीटर ऑफ वाटर। उससे हम ड्रेंचिंग कर देते हैं उसमें, तो हमारे नेक्स्ट जो हमारा सीडलिंग बनेगा वो नहीं आता है। सीजन ऑफ प्लांटिंग। सीजन ऑफ प्लांटिंग में हम क्या करते हैं, सीड्स आर सोन फ्रॉम इन जून टू जुलाई। अगर हम सीड की सोइंग करनी है, जो हम नर्सरी बेड में जो हमें लगाना है, तो वो हम जून से जुलाई में करते हैं। ऑटमन सीजन मतलब जो मानसून है वो आने वाला होता है, और विंटर सीजन की क्रॉप के लिए हम करते हैं। ठीक है। जो हम प्लांटिंग करेंगे समर क्रॉप्स के लिए अगर हमें बनानी है तो नवंबर में कर सकते हैं हम। ठीक है। और हिल्स रीजन में अगर आप ग्रो कर रहे हैं, जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे शो हम मार्च अप्रैल में करते हैं, जो कि हम 45 से 35 दिन, 35 से 35 दिन, 30 32, कहीं पे 35 to 40 डेज का जो हमारा एज होता है उसकी सीडलिंग का, वो हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, रेजिंग ऑफ सीडलिंग। इसके लिए हम जो हम नर्सरी बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे हम, अबाउट द 250 to 300 ग्राम ऑफ द सीड्स आर सफिशिएंट फॉर रेजिंग ऑफ सीडलिंग आर 1 हेक्टेयर लैंड। जो हम 1 हेक्टेयर में अगर हमें टोमेटो लगाना है तो वो हम 250 से 300 ग्राम सीड को हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे सीड रेट है जो कि सफिशिएंट आपका सीड होता है। क्लियर सोइंग सीड्स आर ट्रीटेड विद द फंगल कल्चर ऑफ ट्राइकोडर्मा ब्रीडी। एक वो होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, बायो फर्टिलाइजर होता है ट्राइकोडर्मा, जो हम 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड को यूज करते हैं। थायरम हमारा फंजीसाइड होता है जो हम जिसका हम कल्चर यूज कर सकते हैं, जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अवॉइड द डैमेज ऑफ डंपिंग ऑफ जो डिजीज हमने नर्सरी में बताया था आपको, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। और sowing should be done the thighly line the spread of 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस। जो हम बेड बनाया हुआ है उसमें हम लाइन बाय लाइन स्विंग करेंगे, लाइन स्विंग बोलते हैं हम उसे। जिससे हम क्या करते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन की जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 10 to 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। सीड्स आर सोन एट डेप्थ ऑफ ओनली, जो डेप्थ है वो हमारी 2 to 3 सेंटीमीटर। जो सीड्स हम बेड्स में शोइंग कर रहे हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपका, या कम होगा तो आपके जर्मिनेशन में इफेक्ट पड़ता है, वो जर्मिनेशन नहीं होगा। और जब हम नर्सरी में लाइन सोइंग कर देते हैं तो उसके बाद विद द फाइन टिल्थ लेयर ऑफ द सॉइल फॉलोड बाय द लाइट वाटरिंग ऑफ द कैन। जब हम इसकी लाइन सोइंग कर देते हैं, सीड को हम लाइन में डाल देते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो फाइन सॉइल होती है या कंपोस्ट जो कॉम्बिनेशन हो जो आपने बनाया हुआ है मिट्टी का और सॉइल का, और उसका जो आपका कंपोस्ट होता है उसका हम फाइन लेयर बना देते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। और उसके बाद हम जो वाटरिंग करनी है वो वाटर कैन से ही करना है। वाटर कैन मतलब समझते क्या होता है, हजारा होता है। आपके हॉर्टिकल्चर टूल्स में एक हजारा दिखाया होगा, जो वाटर कैन के नाम से आता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, वो जिसमें आगे फव्वारा लगा होता है जिससे हम पानी डालते हैं। ये फव्वारा हम यूज़ करते हैं पूरे नर्सरी टाइम पे। अगर ये फव्वारा आपने यूज़ नहीं किया तो डंपिंग ऑफ डिजीज़ आएगा और प्लांट आपके मर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, नर्सरी कैसे बनाते हैं? यानी कि नहीं, अगर फव्वारा आपने यूज़ नहीं किया तो वो क्या होगा, आपकी ज़्यादा पानी आएगा उसमें और वो डंपिंग ऑफ डिजीज़ आ जाएगा। क्योंकि हमें प्लांट कौन सी यूज़ करेंगे आप, स्प्रे वाली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फव्वारा
नहीं तो ड्रिप में भी तो फब्बारा लगाओगे आप। ड्रिप मतलब समझते, ड्रिप ड्रिप कैसा होता है? एक तो फॉगर होता है, एक ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर से तो हम ड्रॉप लाइन ड्रॉपर यूज करते हैं ना, नीचे ड्रॉप बूंद बूंद करके टपकता है वो। लेकिन फौगारा का तो मतलब फब्बारा ही हुआ ना। अगर फॉगर आप यूज करते हैं तो फब्बारा ही हुआ ना वो तो। वाटर कैन जैसे ही स्प्रे देगा वो तो वही हमें यूज करना है। ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे यूज तो हमारे उसमें डंपिंग ऑफ डिजीज आ जाएगा। क्योंकि उसको बहुत लाइट वाटर की ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के टाइम पे, और सीड की जो हमारी ग्रोथ होनी है टोमेटो की या कोई भी सीडलिंग की, जो भी हम वेजिटेबल की सीडलिंग बना रहे हैं या फ्लावर क्रॉप्स की सीडलिंग बना रहे हैं, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाटर कैन का ही यूज़ करना चाहिए। अगर बड़ा एरिया है तो एक पाइप लीजिए, पाइप के ऊपर आप फव्वारा लगा सकते हैं और उससे हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ओनली स्प्रे फॉर्म में ही जाना चाहिए पानी को। आप डायरेक्ट पाइप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप पाइप लगा देंगे तो अगर आपका बीज ट्रे में है या उसमें बेड में है तो वो वहाँ से निकल के दूसरी जगह चला जाएगा और निकल जाएगा, पूरा आपका बेड बिखर जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो वो तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फिर। पता चला बीज आपका नाली में बह के निकल गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे। ये वाटर कैन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वाटरिंग ओनली वाटर कैन से करनी है आपको जब आप नर्सरी रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, बेड शुड बी द कवर्ड विद द ड्राई स्ट्रॉ। अगर हमारे ओपन फील्ड में हम कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉ जो पैडी स्ट्रॉ भी हो सकता है, ग्रासेस हो सकती है, कोई भी ड्राई लीव्स हो सकती हैं, शुगर कैन का लीव्स भी हो सकता है। मेंटेन रिक्वायर द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं पे भी कि जब भी हम नर्सरी बनाते हैं तो उसको हम कवर कर देते हैं उसका सीड्स सीड्स। यस 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 यस, आई हैव ट्राई टू इंग्लिश। Beds should be then covered by the paddy straw grasses and sugar leaves. Who is this name? Obi Cap. Hello, Obi Cap. Where are you from? Obi Cap. Where are you from? Hello. Yes, you can write the correct name on the your title name. The your say name so of Obi Cap. Okay. Okay. I will try to English and some other student from the Hindi medium and. Okay, thank you. And next one is the watering should be done by the water can as per the need of till germination of the complete। जब तक आपका जर्मिनेशन नहीं होता है या फ्रॉम द जर्मिनेशन ड्यूरेशन एंड complete of the nursery seedling to height of the 10 to 15 centimeter to continue application of the water can for the watering। The cover of the dry straw or grasses is removed the immediately after the germination is completed। Okay, after the germination, cover of the straw is strictly removed to the continue germination and continue growth of the plant। Standing position is very important for the plant. Otherwise, lack of the seedling destroy and lack of the seedling of growth। And during the last week of the nursery, shielding may be the harvested hardened by the slightly without buttering। The before the transplanting, seedling can be the go to the hardness. Hardness means stop the watering before the 1 week of transplanting date। जब आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए जब फील्ड में आप जाते हैं तो उससे पहले आपको पता है नेक्स्ट वीक अगर आपको हार्वेस्टिंग उसकी जो सीडलिंग है उसे निकाल के अगर आपको लगाना है मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो हम वाटर और जो भी हम अप्लाई कर रहे थे वो हम बंद कर देते हैं, जिससे हमारी हार्डनेस हो जाती है। हार्डनिंग कैन बी डेवलप बाई स्टॉप ऑफ द वाटर। ठीक है, स्लाइटली वाटरिंग हम होल्डिंग कर देते हैं, वाटर हम रोक देते हैं, जिससे हमारा हार्डनिंग डेवलप हो जाती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। The seedling with the 5 to 6 true leaves are ready for the transplanting within 4 of sowings। Okay, ट्रू टू लीव्स जो हमारे होते हैं 4 to 5
5 to 6 टू लीव्स जब हमारी हो जाती है और वो हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, spacing is a used for the depend upon the variety of tomato or grown to the season of planting. Normally, the seedling are transplanted at the spacing of 75 to 90 centimeter row, and plant to plant distance is a 45 to 60 centimeter also. This is a use for the normally generally used to spacing of the tomato, both the areas like open field condition or protected condition also. This is a general idea for the spacing of planting. Next one, planting method of tomato. The method is a importance to use to seedling are transplanted to furrow in light soil and side to rigid can be the heavy soil. ये प्री सोकिंग द एरीगेशन 3 to 4 days प्रियर ट्रांसप्लांटिंग, जो भी आप बेड्स आप यूज़ कर रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैन बेड, उसे हम 3 से 4 दिन पहले उसको हम अच्छे से वाटर सोकिंग कर देते हैं, एरीगेशन कर देते हैं, जाके उसकी हीट रिमूव हो जाती है। ठीक है, बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग कैन बी डिपेंड ऑन द सोल्यूशन ऑफ प्रिपेयर्ड बाय द, ये क्या है, नोवाक्रॉन दिस इज इंसेक्टिसाइड also used for the control of some insect and disease also, and dithanem 45 this is a fungicide also used to the 10 liter of water, and for the 5 to 6 minutes के लिए हम जब ट्रांसप्लांटिंग जब हम करते हैं तो उसे हम डिप करते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए, 5 to 6 मिनट्स के लिए जब हम उसे डिप करते हैं और उसके बाद हम मैन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। दिस इज प्रेफर टू बी डन टू इवनिंग टाइम में ही जब हमें ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए, आफ्टर 3 o'clock और 4 o'clock एवरी डे। ट्रांसप्लांटिंग ओनली यूज्ड आफ्टर द 4 PM ऑफ नॉर्थ इंडिया और इंडियन आल्सो। नेक्स्ट वन, manuring and fertilizer can be used of the NPK, generally application of FIM can be used to 15 to 20 ton, well decomposed can be used for per hectare. General application of the nitrogen 120 kg and phosphorus is 80 kg, and potash also used for the 50 kg of the 50 kg potash per hectare can be used for the good optimum yield of tomato. Next one, next slide. किसमें ऐसा कोई जनरल आइडिया नहीं होता है उसमें, जैसे हम 250 ग्राम और 300 ग्राम सीड हम जब यूज़ कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ प्लांट्स हम डिपेंड करते हैं कि आपकी स्पेसिंग क्या है। अगर आप 40 सेंटीमीटर में लगाएंगे तो अलग आएगा, और 45 या 90 सेंटीमीटर में लगाएंगे तो अलग डिफरेंस आएगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है, आपका क्वांटिटी ये लगाते हैं कि 250 से 300 ग्राम सीड आपका 1 हेक्टेयर के लिए हो जाएगा। अगर आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्पेसिंग, जी, हेलो, नहीं 400-500 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे फिर वो डिपेंड ये भी करता है कि आपका कहीं पे जैसे किसी जो सीड ला रहे हैं वो हाइब्रिड है, वो भी है, किसी का जर्मिनेशन परसेंटेज 95% होता है, किसी का जर्मिनेशन परसेंटेज 40-80% है। तो ऐसा है देखो कि जब आपको लगाना है तो आप स्पेसिंग काउंट करोगे पहले कि वैसे ही ले लोगे? ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो खुद से। अगर आपको 40 मीटर का आपका बेड है और बेड की साइज ओपन फील्ड में लगा रहा है या पॉली हाउस में लगा रहे हैं आप, तो स्पेसिंग डिसाइड होगी ना पहले तो। हमने आपको बताया है कि आपकी स्पेसिंग जो है आपकी 90 से 40 से 90 सेंटीमीटर रो की साइज है। आप 60 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 70 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, लेकिन रहेगी तो इसी रेंज में, रो टू रो। प्लांट टू प्लांट आपकी बताई हमने पिछली स्लाइड में, आप देखो प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग आपकी बताई है वो 45 से 60 सेंटीमीटर है। आप 50 भी रख सकते हैं, 55 भी रख सकते हैं। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो आपकी एरिया डिवाइड बाई आपकी नंबर ऑफ प्लांट्स की स्पेसिंग डिवाइड बाई एरिया के हिसाब से होता है। वो जो जो हमें कैलकुलेशन करनी है
तो वो हम एरिया पहले डिसाइड करेंगे, फिर स्पेसिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया कितना है और फिर हम स्पेसिंग कितना है हमारा, उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि एक एरिया में कितने हमारे सीडलिंग आएंगे। वो आप परचेस भी कर सकते हैं और आप सीडलिंग खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 to 10% आपको सीडलिंग एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे या एक्स्ट्रा मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ओपन फील्ड में लगा नर्सरी बनाए हैं, अगर प्रो ट्रे में नर्सरी नहीं बनाई है आपने, तो 20% तक भी आपकी मोर्टेलिटी हो सकती है और वो एक्स्ट्रा आपको लानी पड़ेगी। तो आपकी सीडलिंग आपको ये क्वांटिटी या नंबर ऑफ सीडलिंग आपके एकदम से डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपके कितने आपके लगेंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ बहुत क्रिटिकल है और इसीलिए हम 10 to 15% तक या 20% तक हम सीडलिंग एक्स्ट्रा ही बनाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रो ट्रे में ग्रो कर रहे हैं नर्सरी, आप पॉली हाउस के अंदर आप प्रोटेक्टेड कंडीशन में आप ग्रो कर रहे हैं नर्सरी को, तो आपको वो हम नंबर ऑफ सीडलिंग्स की मोर्टेलिटी बहुत कम होती है और कैप से आप निकाल के आप सीडलिंग लगा सकते हैं, जिसमें 1% तक या 2% तक भी मोर्टेलिटी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती वो। तो अगर आप पॉली हाउस के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो प्रो ट्रे में आपको नर्सरी बनानी पड़ेगी, जिसमें हमारी मोर्टेलिटी परसेंटेज बहुत कम होती है। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट पता सिर्फ स्पेसिंग और एरिया से लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ गए आप? सीधी सीधी बात है, अगर आपको 1 हेक्टेयर में लगाना है तो 10,000 आपका स्क्वायर मीटर एरिया है। ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर में 1 हेक्टेयर होता है। तो 1 हेक्टेयर जो स्क्वायर मीटर में है उसको डिवाइड कर दीजिए आप सेंटीमीटर। जैसे आपका 75 से 90 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए। फिर रो इंटू प्लांट को आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके इंटू कर दीजिए दोनों को और डिवाइड कर दीजिए आप एरिया से। एरिया किस में है आपका, मीटर में। 10,000 से डिवाइड कर दिए, जो भी नंबर ऑफ प्लांट आएंगे वो आपको स्पेसिंग से पता चल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जो भी आपकी वो आती है, मतलब जो भी आपका नंबर आते हैं वो आपका प्लांटिंग ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स आते हैं वो। ठीक है, डिवाइड करना है आपको एरिया से। पहले आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, उन रो इंटू प्लांट को इंटू करिए और जो भी एरिया है आपका उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ प्लांट। समझ गए आप? अभी कोई डाउट है? तले, धाकड़, समझ गए कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट वन, एरिगेशन। टोमेटो जो आपका होता है वो वेरी सेंसिटिव प्लांट होता है, अगर हैवी वाटरिंग आपने की है तो वेरी सेंसिटिव टू वाटर एप्लीकेशन। हैवी इरिगेशन प्रोवाइड आफ्टर द लॉन्ग स्प्रेड ड्राउट केसेस इन क्रैकिंग ऑफ द फ्रूट्स। अगर आपका हैवी जो इरिगेशन कर रहे हैं और फ्रूटिंग हो रही है और अगर आप उसमें वाटर स्टॉप भी कर सकते हैं करते हैं अगर, तो फ्रूट क्रैकिंग, वाटर पानी ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो फ्रूट क्रैकिंग बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर परसेंटेज उसमें जैसे फ्रूट्स में ज़्यादा बढ़ेगा तो वो फ्रूट क्रैक भी हो जाता है। ठीक है, it should be avoid the light irrigation should be given the 3 to 4 days after the transplanting। जैसे आप ट्रांसप्लांटिंग कर दी है आपने तो उसके बाद 3 to 4 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आप के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद 3 से 4 दिन के इंटरवल में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिपेंड ऑन द रेनफॉल और सम अदर कंडीशन ऑल्सो। खरीफ सीजन में डिफरेंट है और रबी सीजन में, समर सीजन में अलग अलग उसकी टाइम और ड्यूरेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बीट कंट्रोल। पहले बीट कंट्रोल के 2 से 3 मेथड्स can be used for 2 to 3 methods used to beat control also: mechanical method, manual method, mechanical method and chemical method also। एंड मैनुअल मेथड्स में आप यूज़ कर सकते हैं, आप मैनुअली बीट्स को पिकअप कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड frequently shadow the cultivation should be done regular interval, can be filled or free from the beads and facilitate the aeration of proper roots and developments। आप जब हम गुड़ाई की बात करते हैं जिसमें, तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बीटिंग करने के साथ साथ आप गुड़ाई करते जाएं, जिससे एरेशन और प्रॉपर रूट डेवलपमेंट्स के लिए जगह मिलती है। बीट कंट्रोल के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं इसे। अगर आपको और ज़्यादा बीट कंट्रोल करनी है तो कैन बी यूज टू द प्लास्टिक मल्चिंग आल्सो। प्लास्टिक मल्चिंग कैन बी ब्लैक कलर एंड ट्रांसपेरेंट कलर कैन बी यूज टू द बीट कंट्रोल आल्सो। Beets can be controlled successfully mulching
and used to herbicide like pendimethalin 0.75 kg per hectare. Pendimethalin is a common herbicide can be used for the tomato. ऑक्साफ्लोराडोन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीफ्लोराफेन जो आपका फंजी बीडीसाइड्स होता है, ये नॉर्मली कहीं भी मार्केट में मिल जाता है, जो हम यूज कर सकते हैं। एंड 0.12 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन। Tomatoes should not be grown successfully samples and break the at least 1 year of the required between the planting tomatoes other solanaceous। जैसे हम कोई भी टोमेटो की फील्ड है उसमें हम सोलेनेसिस क्रॉप को ही नहीं लगाते हैं। जैसे हम टोमेटो अगर लिया है तो चिली, ब्रिंजल, कैप्सिकम, टोमेटो एंड टोबैको आल्सो फ्रॉम द सोलेनेसिस फैमिली। हम फैमिली को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं इसमें। कुकुरबिट्स और अदर वेराइटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, कैन बी ग्रोन अंडर द टोमेटो। एंड सीरियल क्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन के लिए, जैसे राइस है, शुग कॉर्न है, शोरगम, बीट्स, मिलेट्स आल्सो यूज फॉर द क्रॉप रोटेशन from the tomato also. Cruciferous families can be used to the cabbage, cauliflower, broccoli and cabbage and nol col. Kohlrabi is also known as the nol col. It is used to the crop rotation of the tomato cultivation. And radish, watermelon, onion, garlic, ground nut also used to cotton, sunflower, and safflower, sesame, and sugar beets, and marigold also used to the crop rotation of the tomato. Next one is a stacking. यहाँ तक किसी को पूछना है? No. And stacking is a importance for the successful tomato grown for the quality of tomato or fruits also. And the having bearing the nature of the hybrid stacking is essential for the cultivation of tomato. The stacking the facilitate the intercultural operation and help to maintain the quality of the fruits. And done it is done also 2 to 3 weeks after the transplanting can be used to stacking also। अभी हमारे आप पॉली हाउस में भी जाके देख सकते हो, अपने फार्म के पॉली हाउस में, उसमें स्टैकिंग बायर का यूज़ किया हुआ है। स्टैकिंग धागा होता है जो कॉटन धागा होता है, उसका यूज़ किया जाता है इंडिविजुअली प्लांट को टाइट करने के लिए। अभी हम टोमेटो का अपना जो फॉर्म्स का है वो वीडियो डालेंगे, इसमें आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। कैसे हम स्टैकिंग करते हैं, कैसे हम ड्राइनिंग प्रूनिंग करते हैं, उसके कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कैसे करते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड। Harvesting can be depend upon the varieties and demand of the industry, like processing industry is different stage and local market is different stage. And dark green color can be used of long distance markets. For the pink shade you observed of the fruits, fruits can be shipped for the harvested of. This is stage can be used for long distance transportation. And harvesting also done from the 16 to 70 days after the transplanting. And some other stage can be used to breaking stage. Breaking stage pink color observed to 1/4 time 1/4 part of the fruits are harvested at this stage ensure the best quality such as the less prone damage during the shipment. After shipments means transportation for the long distance after often tax the higher price of the less matures of tomato. This is a not a fully mature. This is a breaker stage of the tomato color breaking stage. This is used for the long distance transportation also use. And the next one, the pink stage can be observed for 3 by 4 part of the fruits. This is a medium medium distance transportation can be used. Reddish or pink color can be heavy nearly whole fruits turn reddish pink color fruits also be sell to a local market also. This is a stage for the harvesting for local marketing. And fully ripe fruits can be used for the processing industry and good the red color for the use of such a processing industry also. Tomato yield is a per hectare varies from the varieties and season, and average the varies yield of the 20 to 25 ton.
20 to 25 tons means 200 to 250 tons per hectare। और द हाइब्रिड के लिए आपका 60 टू 50 टू 60 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, दिस इज ए ओपन फील्ड varieties, open field yield of the tomato, and some protected condition is a various difference for the yield of tomato, more than open field condition, 5 to 6 time more into very big amount of the protected condition tomato yield also। and thank you very much। बोलो बोलो, बोलिए। हेलो। अटेंडेंस, अटेंडेंस कैसे हो रही है तुम्हारी? दूसरे कोर्स में कैसे हो रही है अटेंडेंस? आप लोग बता दो, हम अभी पता नहीं है कैसे हो रही है। हैं? आप लोग खुद से बना दोगे? कैसे करते हो वैसे? दूसरे कोर्स में क्या कर रहे हैं आप लोग नाम बोल दो फिर क्या है। वन बाई वन 84 स्टूडेंट है। ठीक है, आप लोग सिर्फ नाम बोलते जाइए और कुछ नहीं करना है। 87 स्टूडेंट हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो हेलो कुछ नहीं बोलना है आपको, सिर्फ नाम बोलना है। ठीक है, ओके। और जो नाम बोल दे वो लेफ्ट हो जाए। हाँ हाँ बोलो। व्हाट आर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज टू द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट आल्सो? यस, दिस इज ए टोमेटो, दिस इज योर टोमेटो, दिस इज ए अर्ली blight, दिस इज ए अर्ली blight ड्यू टू द heavy rainfall। यस यस। हम्म। यस यस यस। दिस इज ए ओपन फील्ड टोमेटो ना? ओपन फील्ड टोमेटो। हेलो अनिल, दिस इज ए ओपन फील्ड टोमेटो। Stacking not proper. Stacking is not pepper and heavy rainfall. Some yes। आप ओके, आप लोग बोल दीजिए और आप आउट हो सकते हैं। ठीक है अनिल। ओके थैंक यू। ओके हर्ष, थैंक यू। अनिल अनिल यू कैन स्टॉप। अनिल ओके। अनिल बोलो। रुक जाइए आप लोग, थोड़ा अनिल से बात करो। अनिल तुम अलग से वीडियो कॉल कर लेना हमसे। अनिल, अनिल आप अलग से वीडियो कॉल करके बता दो अपने फील्ड को थोड़ा। रुक जाओ आप लोग, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। अनिल 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 आवाज आ रही है आपको? अनिल आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही? आप बाद में वीडियो कॉल करिए मुझसे, ठीक है? अनिल अनिल नीरज बोलो। यस आई नो टोमेटो। अरे तो आप बाद में वीडियो कॉल करिए प्लीज। ओके ओके ओके। ओके थैंक यू। ओके 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 हर्ष। ओके थैंक यू थैंक यू।